बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। वैसे तो फ़िज़िक्स के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो एसएसटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, साइंस कैटेगरी के लिए। जैसे कि हम ले लें, ये आपका मैकेनिक्स वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, न्यूक्लियर फिज़िक्स है और मॉडर्न फिज़िक्स है, साउंड एंड वेव्स है, ऑसिलेशन है। इसके अलावा ऑप्टिक्स का चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके एमसीक्यूज़ ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एसएसटी में आने के बहुत चांस हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के। तो मैंने इसी के हवाले से ही कुछ मिक्स करके मैंने ये कुछ एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं, कंपोज किए हैं और आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, चाहे एसएसटी का एग्ज़ाम हो या फिर एमडी केट, नीट और ई केट के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। What is the relationship between force, mass and acceleration according to a Newton's second law? ठीक है, वो फिज़िक्स की क्या जिसके अंदर न्यूटन्स का जिक्र ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट भी मैंने इसी से लिया है और यहाँ पर पूछ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फोर्स, मास और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशनशिप है? तो जी यहाँ पर न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो होता है F इक्वल टू ma, यानी फोर्स बराबर होती है मास एंड एक्सेलरेशन के। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। अच्छा, न्यूटन के जो 3 लॉज है ना, ये आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए कि लॉज का क्या कॉन्सेप्ट है, सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, थर्ड लॉ। ये बेसिक जो सिंपली जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, आप वो अगर समझ लेंगे तो आपको उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। ठीक है, यहाँ पे पूछा न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स के टोटल अमाउंट ऑफ जो फोर्स होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, ये पूछा है। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज आप काफ़ी तकरीबन कोई 7-8 स्केलर क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए, 7-8 कुछ वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कोई से भी आ सकती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फिजिक्स का। इसके अलावा यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी जो है वो है फ्रिक्शन। तो डी इज अ राइट आंसर। इट मीन्स कि ये जो तीनों हैं ये आपकी हैं स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं बताती चलूँ कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। लेकिन इसका मैं रिवर्स करूँ, यानी स्केलर की अगर मैं बात करूँ, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के अंदर आपके मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये होता है ये जो है ना रेंज होती है वेवलेंथ की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होती है, फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू नेगेटिव में जो होती है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट जो रेंज होती है ना वेवलेंथ की। ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं इसमें कौन कौन सी वेव्स इंक्लूड्स हैं, ये पूछा है सवाल में। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इंक्लूड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे कि कौन कौन सी आपकी होगी? रेडियो वेव्स, आपकी गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है, और माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये जो वेव्स हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है, ओहम्स लॉ रिलेट्स विच 3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो ओहम्स लॉ क्या होता है? ओहम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। ठीक है, ये ओहम्स लॉ होता है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। तो यहाँ पर ये इसका ओहम्स लॉ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कौन सी हुई? ये हुई वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, वोल्टेज I रिप्रेजेंट करंट एंड R रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, Faraday's law of electromagnetic induction describe the relationship between।
जो फैराडे लॉ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो चैप्टर है ये उसका है ये टॉपिक। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज आता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। दिस इज द फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो द राइट आंसर इज डी। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन एन एसी सर्किट, एसी यानी ऑल्टरनेट करंट सर्किट इज। तो इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स होता है ना, आपकी साइन वेव से नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये भी आपको पता होना चाहिए। सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दी और आपसे पूछा हो ये क्या है, तो आपको फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है। बहरहाल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले ये फिनोमेना किसने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी माइकल फैराडे इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इस वीडियो का जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है, द फिनोमेना ऑफ बीट्स इन साउंड इज अ रिजल्ट ऑफ। ठीक है, जब साउंड जो है बीट करती है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स विथ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये इस फिनोमेना को इसके रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होता है, ये इसका रिजल्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर पेंडुलम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जब ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है तो उसको हम कहते हैं क्या? यहाँ पर ये पूछा है तो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, जब ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है तो इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस splits into two lighter nuclei releasing a large amount of energy। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई और फिर क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिजन। तो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का। Just a second. Okay, so according to the theory of relativity, mass and energy are interchangeable according to the famous equation। ठीक है, इस थ्योरी के बारे में पूछ रही हूँ जिसमें मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू द फेमस इक्वेशन। तो ये जो थ्योरी है वो है आइंस्टाइन की थ्योरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी E इक्वल टू mc²। E for energy, M for mass and C is representing the speed of light। So it's an important question और इससे रिलेटेड कुछ अलग भी आ सकता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आप और इससे रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट? कौन सा मीडियम है जिसमें साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करता है? तो जी सॉलिड में ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू एयर एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टील, यानी सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 14 है, द फंडामेंटल पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ +1 एंड द मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है पॉजिट्रॉन, यानी सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। इससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी, बट फिलहाल अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये जो लॉ है ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। पूछ रहे हैं कौन सा लॉ है? तो थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 4 लॉज हैं, तो उनमें से ये जो लॉ है ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द आइडिया दैट लाइट बिहेव्स एज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सपोर्ट करता है इस आइडिया को दैट लाइट बिहेव्स एज वेव्स, यानी ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है इस वीडियो का द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स का, ये दिया था नाइल्स बोहर ने, सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है इन वेव टर्मिनोलॉजी द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स इन फेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स में बोल रहे हैं जैसे कि ये आपका जो वेव होता है इसमें ये जो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं ये इसको कहते हैं फेस। ये यहाँ से जो शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो रहा है इसको कहते हैं फेस, और ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट है इसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, सो राइट आंसर है इसका बी, यानी वेवलेंथ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन। तो इसका राइट आंसर है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, यानी ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इस वीडियो का लास्ट है द प्रोसेस इन विच अ न्यूक्लियस कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन इज नोन एज। वो कौन सा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियस कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉन्स को एंड कन्वर्ट करता है प्रोटॉन्स इनटू न्यूट्रॉन्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, सो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। एंड SST एग्ज़ाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।